रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, ध्यान नहीं रहा। मैंने आपको बताया था पोर्टमैन्ट्यू वर्ड। कोई बताएगा क्या होते हैं पोर्टमैन्ट्यू वर्ड? आप सब लोग अपने अपने वीडियो प्लीज ऑन करके बैठे, क्योंकि एक दूसरे से ये भी कंटेजियस डिजीज चल रहा है। जैसे बीमारी फैलती है ना, एपिडेमिक बनती है, एक दूसरे से फैलती है वो, तो ऐसी ही ये एक संक्रमणकारी सोच बन गई है आप लोगों की कि अगर इशाक रजा की वीडियो ऑफ है तो नीतू मैडम ने भी ऑफ कर ली है, और रेनू मैडम ने तो ऑन ही नहीं की थी, और अंजू मैडम भी कभी कभी चली जाती है, राजेंद्र सर, कामिनी और जसवंत सर, ऋतु रोही और शिवा, इनको असल में पुनर्वलन मिल जाता है। निधि वेलकम, इन्हें पुनर्वलन मिल जाता है और ये लोग भी अपनी वीडियोस ऑफ कर देते हैं। वीडियो ऑन करने का मतलब है कि आप बहुत ही अनुशासित तरीके से क्लास ले रहे हैं। वीडियो ऑफ करने का मतलब है कि आपने ऑफ कर दिया और आप कान खुजाने लगे या नाक खुजाने लगे या कोई भी ऐसे हरकत कर रहे हैं जिससे कि जो नहीं चाहते हैं आपके सब लोग देखें। तो अच्छा, तो थोड़ा छत पे चली जाओ। चलो मैं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रिवाइज कर दूंगा। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड के बारे में बात करी थी। रजनी बताओ क्या होता है पोर्टमैन्ट्यू वर्ड? कुछ ध्यान है? इशरत तुम बताओ क्या कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स में वर्ड थे जो दो अलग अलग सेपरेट अलग अलग वर्डों से मिल करके एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे हम बात करें इंग्लिश, तो उसके अंदर हिंदी प्लस इंग्लिश दो वर्ड है और उसका एक वर्ड बना दिया हमने इंग्लिश। ठीक है? जैसे एजुटेनमेंट, एक वर्ड होता है एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट के अंदर एजुकेशन है प्लस एंटरटेनमेंट है। तो एजुटेनमेंट वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर एजुकेशन मकसद होता है, किसी को कुछ सिखाने का मकसद होता है, और उसका जो मीडियम होता है वो एंटरटेनमेंट होता है, यानी एंटरटेनमेंट के जरिए एजुकेशन देना। तो ये हो जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम कहलाते हैं हमारे एजुटेनमेंट। ये जो वर्ड मैंने अभी बोला आपको इन्फोडेमिक, एक वर्ड होता है इंफोटेनमेंट। मोबाइल के अंदर अगर आप कोई गेम्स वगैरह चला रहे हैं या प्ले स्टोर वगैरह खोल रहे हैं या एप्लीकेशन किसी भी फील्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो मोबाइल हमसे पूछता है कि आपकी कैटेगरी बताइए, क्या क्या प्रोफाइल था, कि किस कैटेगरी में आप वो सॉन्ग्स देखना चाहते हैं या किस कैटेगरी के आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो उसमें एक कैटेगरी बनती है इंफोटेनमेंट या एजुटेनमेंट। इंफोटेनमेंट का मतलब है वो एंटरटेनमेंट के मीडियम, वो एंटरटेनमेंट का तरीके जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाए। एजुटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट के तरीके जिनके जरिए एजुकेशन दी जाए। ये होते हैं हमारे एजुटेनमेंट। मैं बात कर रहा हूँ इन्फोडेमिक की। तो डेमिक का मतलब हो गया कि ऐसी डिजीज जो कंटेजियस है, जो संक्रमणकारी है, जो संचारी रोग हैं, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाले रोग हैं, उनको हम कहते हैं संचारी रोग या कंटेजियस डिजीज। तो डेमिक का मतलब ऐसी डिजीज जो एक महामारी का रूप ले रहे, जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन्फोडेमिक, इसका मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन प्लस डेमिक, यानी इंफॉर्मेशन ऐसी जो फैल जाए एपिडेमिक की तरह से। यहाँ पर खास बात ये जानने की है कि इन्फोडेमिक्स के अंदर जो आजकल जो चल रहा है, इन्फोडेमिक्स के अंदर वे इंफॉर्मेशन होती है
जो इन्फॉर्मेशन गलत है। यदि आपको कोरोना बीमारी हो गई है तो आप एक पैरासीटामोल ले लें, और दो दो बीमारी दो वो ले लें। एक ये कई बार वीडियोज आती रहती हैं कि नाक में वो डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, उससे हो जाएगा सही। तो पता लगा कि डॉक्टर से उसको मना किया है। हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग, कुछ कुछ को फायदा भी हो जाता है उससे, लेकिन ज़्यादातर को नुकसान हो गया तो डॉक्टर से उसको मना कर दिया। अब हमारे अंदर भी कभी हो जाती है कई बार कि जब परेशान होते हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कई बार हम भी वायरल कर देते हैं ऐसी एजुकेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन को जो ऑथेंटिक नहीं है। सुबह मैंने देखा कि आजम खान साहब की मृत्यु की खबर हमारे ग्रुप में भी आ गई, वो चल रही है। एक जगह बताया कि उनको हर सेकंड में 1 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यार कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है। मतलब कोई आदमी अगर मौत से जूझ रहा है तो क्या तुम उसकी मौत का मजाक उड़ाओगे? मौत पर तो कम से कम आदमी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरे, हम पढ़े लिखे हैं और जिम्मेदार हैं, हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को पास आउट नहीं करना चाहिए जो ऑथेंटिक ना हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑथेंटिक खबर भेजें। इन्फोडेमिक के अंदर कोरोना के ने जो जितना काम किया वो तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के साथ जो इन्फोडेमिक आई है उसके असर से लोग ज़्यादा मरे हैं। लोगों ने उल्टे सीधे जो नुस्खे थे वो आजमाने शुरू कर दिए, और पार्टिकुलर डॉक्टर के पास लोग तब गए जब उनका ऑक्सीजन लेवल लगभग जाने लगा। यदि 8 दिन से 10 दिन से 15 दिन से उन्हें आधी नज़र जुकाम था तो उन्होंने उस वक्त अपनी जांच नहीं कराई, और जांच तब कराई जब आखिरी लेवल पे मतलब कोरोना ने उनके लंग्स को पूरा पकड़ लिया। उससे पहले वो दुनिया भर के काढ़े पीते रहे। कुछ की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, वो अपने आप भी सही हो गए। उसने कहा कि देखो हमें हो गया था, हमने ये काढ़े बनाए, हमने पी लिए, तो वो मैसेज वायरल हो गया। बात यह है कि पोर्टमैन्यू वर्ड की बात चल रही थी हमारी। पोर्टमैन्यू वर्ड्स वे वर्ड्स होंगे जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल करके एक नया शब्द बन जाते हैं। जैसे एजुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट से बना। जैसे इन्फोडेमिक, जो आज हम शुरू पढ़ रहे थे शुरू से, इन्फोडेमिक ऐसी इंफॉर्मेशन जो महामारी की तरह फैल जाए उसे हम कहते हैं इन्फोडेमिक। यानी आजम खान की मृत्यु की खबर हम इन्फोडेमिक के रूप में देख सकते हैं। कहाँ से चली होगी वो, और देखो कहाँ से वायरल हो गई। ठीक है जी, है बोलो। ये होगी गलत। जो भी सूचना महामारी की तरह फैल जाए वो इन्फोडेमिक होगी। क्लियर है? तो आज हमने 5 शब्द पढ़े। एक, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर जगह में अपने आप किसी चीज का विस्फोट हो जाए, बीमारी का अपने आप फैल जाना, एकदम विस्फोट हो जाना, आउटब्रेक। क्लियर? आउटब्रेक हुआ, कंट्रोल कर लिया, बात खत्म हो गई। आउटब्रेक तक रही वो। किसी भी वर्ड का किसी भी जी हाँ, और बीमारी कोई चीज का विस्फोट हो जाना, कोई चीज अपने आप में फैल जाना, बीमारी का अपने आप में। देखो मेरे हाथों को देखो कैसे फैल रहे हैं, ये इस तरह से एकदम आउटब्रेक हो गया। सही है? हाँ, बीमारी एक आदमी को नहीं, एकदम हाँ एकदम उसका जैसे भाई एक शब्द आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये थोड़ी कि जनसंख्या ऐसे फैल रही जैसे कि बम फटा और बच्चे निकल के उसमें सब हो गए, ऐसे थोड़ी हो रहा, बल्कि बहुत तेजी से जन्म दर बढ़ रही है बच्चों की। इसीलिए मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बम फटा हो और उसमें से गैस और दुनिया भर की चीजें निकली हो।
मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से निकलने वाली कोई चीज, उससे हम कहते हैं आउटब्रेक, विस्फोट। ठीक है। अब किसी बीमारी का विस्फोट तो बहुत तेजी से एकदम से फैल जाए, वो हो गया आउटब्रेक। और हमने उसको कंट्रोल कर लिया तो वो आउटब्रेक के रूप में था, बस कंट्रोल हो गया, बात खत्म। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फैल जाती है, वुहान शहर में फैल जाती है। वुहान शहर के एक आदमी को हुई होगी पहले वो, लेकिन उस आदमी को होते ही और तुरंत 10, 50 और 100, 500 इस तरह से एकदम आउटब्रेक हुआ। अगर वो वुहान शहर के अंदर होकर के उसको कंट्रोल कर लिया जाता तो एक आउटब्रेक था, थोड़े समय के लिए हुआ, बात खत्म, कंट्रोल कर लिया। और वुहान शहर के अंदर ही उसके अगर प्रसार को रोक लेते वो, तो फिर वो मतलब जो एक महामारी का रूप ले रही थी, अब वो एंडेमिक रूप में ही है। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा? चाइनीज बोल रहा हूँ क्या मैं? एपिडेमिक तो फिर हो गई, पूरी तरह से फैल गई, उसको कंट्रोल कर दिया तो एंडेमिक बन गई। हाँ, तो वो एंडेमिक बन गई, बिल्कुल सही। हाँ, अगर उसे हम कंट्रोल ना कर पाए और वो एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, पांच मतलब ऑल का मतलब पैन का मतलब ऑल, सब राज्यों में फैल गई, तो फिर वो गई पैंडेमिक। ठीक है। कोरोना अभी हमारे यहाँ कोरोना अभी पैंडेमिक है। पैंडेमिक में सारे देशों के अंदर ये चीजें फैली पड़ी है। कोरोना अगर हमारे कंट्रोल में आ गई तो वो हम कह देंगे कि कोरोना जो एपिडेमिक के रूप में है कोरोना, वो अब इस समय एंडेमिक के रूप में है। समझ में आया? एंडेमिक के रूप में आने का क्या मतलब हो गया कि जितने मरीज हो रहे हैं उससे ज्यादा हमारे पास उसको रोकथाम करने के साधन हैं। सही है? तो वो एंडेमिक फॉर्म में हो गई, एंडेमिक फॉर्म में हो गई। अब एक और वर्ड आता है इरेडिकेट, उन्मूलन। ठीक है। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देना, किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देना। जैसे आपको अगर ध्यान होगा तो, और हाँ एक और चीज, दुनिया की जितनी अब तक महामारियां आई हैं उनमें केवल एक महामारी ऐसी है जिसका इरेडिकेशन हो चुका है, और वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है, एक वाहिद ऐसी बीमारी है सारी दुनिया के अंदर जितनी आज तक बीमारी हुई है, उन सब बीमारियों में एक ही बीमारी का उन्मूलन हुआ है और वो है चिकन पॉक्स। बाकी आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप अब पिलानी बंद की गई है। पोलियो ड्रॉप हमारे देश के अंदर अब पिलाई नहीं जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोलियो हमारे देश के अंदर अब है नहीं। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि जब एक भी मरीज पोलियो का ना हो। अभी हमारे देश में मतलब इरेडिकेशन का मतलब ये भी हो जाता है कि 1% लोगों को अगर वो बीमारी है तो उस बीमारी का भी लगभग खात्मा ही हम समझा जाता है। पोलियो तकरीबन 1000 मरीज पोलियो के हमारे देश में पिछले कुछ सालों से आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। तो हमारे देश से तो उसका इरेडिकेशन हो गया, लेकिन दुनिया से उसका इरेडिकेशन हो जाए, उस बात को इरेडिकेट हम तब कहेंगे जब सारी दुनिया का एक एक देश उस बीमारी से फ्री हो जाए।
इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, यानी किसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देना। तो आज नहीं सर, चिकन पॉक्स बताया तो ये मतलब संसार के सभी। हाँ, अब ये दिखने को मतलब मिलती नहीं है। ये अगर होती भी है तो हमारे पास इसकी वैक्सीन है। मतलब ये इतनी हल्की बीमारी है कि अब इसका असर मृत्यु पर नहीं आता। और बीमारियों को, जितनी भी हमारी ये महामारी है, इनको दूर करने के मकसद, दूर करने का जो तरीका है, एकमात्र तरीका है वैक्सीन। क्योंकि वैक्सीन यदि लग जाती है व्यक्ति विशेष को, तो उसके अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। यानी इसे ऐसे समझेंगे, एक वर्ड होता है पैथोजेन, PATHOGEN, पैथोजेन। पैथोजन का मतलब होता है रोगाणु, यानी वह स्मॉलेस्ट रोगाणु पार्टिकल, वो जीवाणु भी हो सकता है, वो विषाणु भी हो सकता है, जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर एंट्री करेगा, उसे कहेंगे पैथोजेन। पैथोजेन वो रोगाणु हो गया, और उसके अंदर आने को, उस चीज को हमें एक और नाम है एंटीजन। एंटीजन बड़ी चीज है, और पैथोजन उसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं जीवाणुओं के या विषाणु के, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। कोई नया पैथोजन या एंटीजन जब हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। एंटीबॉडी ढाल होती है उस पैथोजन से लड़ने के लिए। अगर वो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आकर के बहुत तेजी से अपना काम चलाता है, बहुत तेजी से अपना काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी, अगर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कमजोर है, तो उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं बना पाती है। जो पहले से ही मौजूद हमारे अंदर एंटीबॉडी है, उन्हीं से उस पर अटैक करती है। तो जो भी जीत जाता है वही विजेता कहलाता है। अगर बाहर से आया हुआ एंटीजन जीत जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तो इम्यून सिस्टम को मार देता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं। अगर हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, तो फिर वो रोग को ही हम मार देते हैं, उन रोगाणुओं को ही हम मार देते हैं, और फिर वो रोग मर जाता है, हम जीवित रहते हैं। लेकिन मरते इसलिए हैं क्योंकि 2-4 हफ्ते कम से कम एंटीबॉडी बनाने में लग जाते हैं, किसी भी नए विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। इस दौरान में ही यदि वो विषाणु हमारी बॉडी को अपने गिरफ्त में ले लेता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदा रहना। और यदि वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, तो फिर आसानी से हम उस रोग से लड़ लेते हैं। चूंकि 2-4 हफ्ते एंटीबॉडी बनाने में लग जाते हैं, और इसी पीरियड में वायरस अपना काम भी कर देता है, तो इसीलिए वैक्सीन को प्रीफर किया जाता है। वैक्सीन में मुर्दा हालत में वो वायरस हमारी बॉडी में डाला जाता है, और जैसे मुर्दा हालत में डाला जाता है, तो कुछ नया अनवांटेड गैस जब हमारी बॉडी में आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये नया वायरस कौन आया, और उससे लड़ने के लिए, चूंकि वो मुर्दा है, वो कुछ करेगा तो है नहीं, मतलब वो अकेला है, वो अपनी फोटोकॉपी अंदर नहीं बनाएगा जिससे कि हमारी बॉडी में दिक्कत हो। तो हमारी इम्यून सिस्टम हमारे दिमाग से बात करता है कि हम इस नए अनवांटेड गेस्ट को मारने के लिए किस तरह से काम करें। तो हमारा दिमाग हमारा इम्यून सिस्टम को कहता है कि भाई इस तरह से इसको बनाओ, इसका एंटीबॉडी बनाओ, और 2-4 हफ्तों में उसको मारने के लिए वो गोला बारूद तैयार कर लेते हैं। और जब भविष्य में असली वाला
वायरस हमारी बॉडी में आता है तो वो एंटीबॉडी उस वायरस को तुरंत ही मार देती है, उसको अपनी फोटोकॉपी नहीं बना देती। आज की क्लास थोड़ी सी भटक गए हम थोड़े से, लेकिन ये बताया जाता है कि लिटरेचर शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, और कल मैंने बताया था लिटरेचर शुड आंसर द क्वेश्चन हाउ टू लिव। साहित्य का जवाब देना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जिया कैसे जाए। और ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही थी, ये बात ध्यान रखना, ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही थी, और आर्नोल्ड की सोच भी ऐसी ही थी जैसी डॉक्टर जॉनसन की थी, जैसे टी एस इलियट की थी। ये लोग भी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो करना चाहते थे, जो भी सुपरफिशियल बातें थी, जो भी ऑब्स्टिनिटी थी, वो सब ये सब इस चीज से दूर रहना चाहते थे। तो लिटरेचर के दो ही उद्देश्य हैं, एक एंटरटेनमेंट, लिटरेचर के दो उद्देश्य हैं, एक आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। अपने माइक ऑफ कर लीजिए। एक आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, जिसका मतलब है कि मौज मस्ती रीडर को आनंद देने वाली होनी चाहिए, रीडर को मजा आना चाहिए उस लिटरेचर के अंदर। एक मकसद तो ये था, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इससे जुड़े हुए थे ऑस्कर वाइल्ड और जी.बी. शाह। ऑस्कर वाइल्ड या जी.बी. शाह, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, ये मूवमेंट है। अभी हम जब मूवमेंट पढ़ेंगे तो ये वापस दोबारा से इसको पढ़ेंगे। और दूसरा उद्देश्य लिटरेचर का था आर्ट फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता की खातिर होनी चाहिए आर्ट, यानी एनी वर्क ऑफ आर्ट शुड बी रिटन फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग मोरालिटी, यानी एनी वर्क ऑफ आर्ट शुड बी फुल ऑफ डाइडेक्टिक एलिमेंट्स, यानी उनके अंदर मोरल एलिमेंट्स होने चाहिए, एथिकल वैल्यूज पर वो खड़ा होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि वो उनके वो किस तरह से इस दुनिया के अंदर मोरालिटी मेंटेन करें। जैसे हमने कल बात करी थी एडिसन और स्टील का मकसद क्या था। तो एडिसन का मकसद था टू एनलाइवन विट विद मोरालिटी एंड टू टेम्पर मोरालिटी विद विट। मोरालिटी के साथ, मोरालिटी के अंदर हाजिर जवाबी डालना था, और हाजिर जवाबी के साथ, समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ नैतिक पाठ पढ़ाना था। उसका मकसद था कि जो ज्ञान, जो फिलॉसफी अभी तक क्लोजेट में, लाइब्रेरीज में, स्कूल कॉलेजेस में बंद है, उसको वो टू डुएल रखना चाहता था। कहाँ? इन कॉफी हाउसेज, टी टेबल्स, मतलब पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर, मतलब डे टू डे लाइफ में, डे टू डे जो स्पीकर्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनके अंदर मोरल एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये दो उद्देश्य रहे हैं, एक आर्ट फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी और एक आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। जितने भी राइटर रहे वो या तो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट की तरफ रहे हैं या आर्ट फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी की तरफ रहे हैं। अगर हम जॉनसन, टी एस इलियट और मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करें तो ये आर्ट फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी की तरफ थे। अगर हम वर्ड्सवर्थ, लैंग, किड शैली बायरन और ऑस्कर वाइल्ड और बात करें हम जी.बी. शाह, तो इनका मकसद था कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट शुड बी रिटन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द रीडर्स। ऐसी रचनाएं लिखी जानी चाहिए जो रीडर के टेंस्ड दिल को, परेशान दिल को सुकून दे। उनके मकसद ये थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द राइटर्स सिलेक्टेड द मिडिल वे, ज्यादातर राइटर्स ने बीच का रास्ता चुना। दे स्टार्टेड विद एंटरटेनमेंट एंड with entertainment, at the same time they advocate some moral values। मतलब उन्होंने बात को शुरू किया, क्या कहते हैं,
आर्ट विद द शेक ऑफ आर्ट से, एंटरटेनमेंट से शुरू किया कि मौज मस्ती भी होना, मजा भी आना चाहिए लोगों को, और साथ ही साथ उनको मॉरलिटी भी आनी चाहिए, यानी वे मॉरल वैल्यूज पर भी वो खरे उतरने चाहिए, यानी साथ ही साथ उसके अंदर मॉरलिटी के लिए कुछ सिखाना चाहिए। बात हमारी शुरू हुई थी 5 या 6 शब्दों से। पहले हमने पढ़ा आउटब्रेक, एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछा जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल का टॉपिक भी है, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए और वो क्वेश्चन रख दे। आउटब्रेक, अपने आप फूटना, विस्फोट होना। एंडेमिक, उसको पैंडेमिक होने से रोकना, या किसी एपिडेमिक को कंटेन कर लेना, कंट्रोल में ले आना, एंडेमिक हो गया। एंडेमिक अगर वो नहीं होती है, वो फिर भी फैलती रहती है, तो फिर वो होती है एपिडेमिक। और एपिडेमिक अगर एक जगह से सभी जगह फैल जाए, ऑल प्लेसेस पर फैल जाए, तो फिर वो हो जाती है पैंडेमिक। पैंडेमिक इसके साथ आया एक वर्ड इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी बीमारी को या किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना, एक भी विक्टिम वहां ना बचे। तो इरेडिकेट एक वर्ड था इससे जुड़ा हुआ, इरेडिकेट। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है आज के। देखो भाई, किसी ने भी अपनी वीडियो, मतलब सब लोग अपनी वीडियो बंद करके बैठे हैं, अनीता मैडम को छोड़ करके, और शिवा को छोड़ करके, जसवंत सर को छोड़ के राधा रानी भी आ गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और चूँकि आप इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा हूँ। आज की क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।